Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. Welcome all in this UPSC EPFO PYQ discussion series. इससे पहले हमने 2 साल के क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं और उसी के साथ में एक टेस्ट सीरीज भी जो है वो कवर किए हैं 2 पार्ट्स में करके। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और हमें कितना जो है वो तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर देखो, जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, किसे? कंप्यूटर से क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। खैर पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, बट आने वाले समय में ना धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि LAN, WAN and MAN are computer network covering different areas. Their first alphabet LWM respectively stand for. तो आपको पता होना चाहिए कि LWM का जो है वो फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो लोकल L का होता है, लोकल W का होता है, वाइड एंड M का होता है मेट्रोपॉलिटन। तो इसको अगर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन C जो है आपका वो मैच कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको जानना है थोड़ा सा और, तो LAN के बारे में, लाइक LAN जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका जो रेंज होता है दैट इज 1000 मीटर। ये कहाँ तक यूज़ होता है? तो ये कैंपस में किसी बिल्डिंग में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। वैन की बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क हो जाता है। इसका जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर होता है। ये किसी देश या महाद्वीप को जो है वो कवर करता है। मैन की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका जो रेंज होता है दैट इज 5 to 50 किलोमीटर, और किसी शहर या किसी कस्बे में जो नेटवर्किंग होती है उसको दिखाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज गिवन योर, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। ठीक है, हिंदी में देखना है तो एक आयताकार उद्यान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो क्या दे रहा है? लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। उसके बाद दे रहा है 360 मीटर की बाढ़ दरवाजों सहित एक उद्यान की पूरी घेराबंदी कर ले तो उद्यान की लंबाई क्या होगी? तो पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी परिमाप इसका दिया हुआ है 360 मीटर। अब हमें पता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b। ठीक है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला था 2l+b, इसी में बस रख दो। लेंथ हमें चौड़ाई नहीं पता है, एक्स लेट कर लो, और लंबाई क्या बोला है कि चौड़ाई का दुगना है, तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2l+b, यहाँ पर 2l की जगह पर x+2x रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x एंड 3 2 जा 6x, 6x इक्वल टू 360। आपने कैंसिल कर दिया, 6 6 जा 30, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब x की वैल्यू अगर 60 मतलब चौड़ाई जो हो गई वो 60 हो गई, और लंबाई इसकी दुगनी यानी कि 120 हो जाएगी। तो लंबाई पूछा था, लंबाई हो जाएगा आपका 120 मीटर। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज गिवन हियर, द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अ सेट ऑफ एल्गोरिथम दैट सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग fuzzy logic. Second one is many computers that are interconnected through wireless network and satellite. Third one is a distributed computer architect that provides software infrastructure and platform just as required by the application users. ठीक है, इसी के साथ में थर्ड नंबर है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दैट विल यूज क्लाउड टू परफॉर्म कंप्यूटर। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंप्यूटर की चीज़ें, ये थोड़ा सा एडवांस आप कह सकते हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज नैनो टेक्नोलॉजी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी अगर आप UPSC CSC का भी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये ना बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो है वो सिविल सर्विसेज का, इट मीन्स UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की पर आधारित, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसको आपको देखना है और कौन सा सही है। तो फर्स्ट वन इज इट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग मटेरियल एंड डिवाइस एटम बाय एटम, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। चौथे ये सेकंड पर अगर हम चलें तो एक सेकंड, हाँ, सेकंड वन इज गिवन हियर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज एट दी नैनोमीटर स्केल, बिल्कुल सही है। थर्ड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी चेंज एट द नैनोमीटर स्केल, तो बिल्कुल सबके सब ऑप्शन जो है वो सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, द लार्ज हैड्रॉन आपका LHC जिसे हम फुल फॉर्म है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यूज्ड इन द CERN प्रोजेक्ट, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? तो अगर आप ये ना अक्सर करके न्यूज़ में रहता ही है, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच में है CERN आप ध्यान रखेंगे, और CERN का फुल फॉर्म जो है और इसका एक तो एप्लीकेशंस क्या है उसको भी थोड़ा एक बार गो थ्रू हो लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्टिविटी बट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम कार्ड। तो देखो आपको ये ध्यान देना है कि क्या है, डायरेक्शन तो एक है लेकिन प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान देना, टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो वन है लेकिन
जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन जो है वो दोनों ही साइड में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स जो है वो कहलाता है। बी ऑप्शन जो है वो जो है ये साइंस एंड टेक आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कार्ड। तो पहला है कंपाइलर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है लिंकर एंड फोर्थ वन इज असेंबलर। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी सिस्टम में कितना ज़्यादा रोल होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बाकी सॉफ्टवेयर्स को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसएमपीएस। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आपका स्विच मोड पावर सप्लाई सभी को पता होगा, ठीक है। एट्थ, इसके बाद आ जाते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। अब 9th नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये भी बहुत ही बेसिक, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ा है तो यूएसबी का फुल फॉर्म, तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी नंबर। डी में 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं और यहाँ पर दिया हुआ ये मैथ का क्वेश्चन है। शतरंज की एक खेल प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी के साथ यथार्थतः एक बार खेलेगा। खेल प्रतियोगिता के दौरान खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी। देखो ये ऐसा क्वेश्चन और एक हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर ना पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपने परम्यूटेशन एंड जो है कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो आप इजिली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए एनसीआर। ये जो है एनसीआर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस इसी में रख दो एन 6c2 कर दो, ठीक है। तो 6c2 इट मीन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 फैक्टोरियल कर दोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड 2 का हो जाएगा 2 इंटू 4 और 6 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही रहने दो। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका बचा क्या, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको काट दो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, बचा क्या 3 इंटू 5 इट मीन्स 15 जो है वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 15 पर आप टिक कर लोगे, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 11th नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है प्रसूति प्रसुविधा इट मीन्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत जो 1961 में बनाया गया था, उसमें जो है छुट्टी कितना दिन मिलता है, कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है, ठीक है। ध्यान देना, में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है, इट मीन्स हाउ मेनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग दी मैटरनिटी। तो देखो ये 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद में होता है, इट मीन्स टोटल 12 सप्ताह के लिए छुट्टी मिलती है, ये जो होता है, ठीक है। मैटरनिटी लीव जो होती है वो होती है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है आपका यही था, इट मीन्स 11 क्वेश्चन हो गए। 12th नंबर क्वेश्चन में आते हैं और ये है निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन। देखो आयकर इनकम टैक्स दिया है, नहीं बिल्कुल नहीं, इनकम टैक्स थोड़ी ना सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ये कट गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारी भविष्य निधि, बिल्कुल ये सही है, किसी कोई भी अगर काम करता है तो वो ये एक सामाजिक सुरक्षा ही तो है। दूसरा है जनरल सेल्स टैक्स, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं आता, टैक्स वैक्स नहीं आते। LIC जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल। नेशनल पेंशन स्कीम हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से अगर आप देखना चाहो, अगर आपने ना इन्हीं ऑप्शन को कट कर दिया तो आपको इतना भी अगर पता है तो आप इजिली जो है क्वेश्चन को आंसर, अगर देखो तीसरा आपको पता है ना तो तीसरे से आप देखो ये तीसरा कट गया, ये तीसरा कट गया, ये तीसरा कट गया, बच्चा क्या आपका 2 4 5 6, ठीक है। तो 6 क्या है, पोस्टल प्रोविडेंट फंड यानी डाक भविष्य निधि, बिल्कुल सही है। इट मीन्स ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो इट मीन्स 2 4 5 6 एंड डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन कीमत पर सेब खरीदता है और उन्हें उक्त कीमत की 8 गुनी राशि प्रति सैकड़ा कीमत लेकर बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो ये भी जो है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और तभी इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर देख सकते हो 4% का लाभ होगा, 6% का लाभ होगा और 4% की हानि होगी या 6% की हानि होगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्रय मूल्य लेट कर दो कि x है 12 से, ये फाइनली जब आपका आएगा तो विक्रय मूल्य इसका 8, ठीक है, 8 गुना था ना क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, ठीक है। हाँ 8 गुनी राशि, तो 8 गुनी मतलब आपने उसको लेट किया x, तो ये आपका हो जाएगा 8x। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो x रुपये में 12 सेब खरीदता है, 12 सेब, तो 8x एक दर्जन दिया हुआ था ना, तो 8x में कितना हो जाएगा 12 12 इंटू 8 यानी 96 सेब खरीदेगा। अब 8x रुपये में 100 सेब जो है वो बेच देगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हानि कितने सेब की हुई, तो 4 सेब की। तो यहाँ पर 4 सेब कैसे आप हानि प्रतिशत निकालोगे, 100 माइनस 96, ये देखो 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 100, जब हम और इंटू 100 हम कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से, तो ये 100 से 100 आपका
कैंसिल हो गया, 100 माइनस 96, इट मीन्स 4% जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पर, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए किन समांतरालों में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि जो है वो समान है। देखो ये 1970 है और 40,000 है, 1980 में 50,000 है, 1990 में 60,000, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा और जहां पर सिमिलर परसेंटेज होगा वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1970 से लेके 80 तक निकाला गया तो उसका आ गया 25%, 80 से 90 के बीच निकाला गया तो 20%, और 90 से 2000 के बीच में निकाला गया तो ये भी आपका 20% आया है। ठीक है, तो ये आपको 20%, मतलब आपका यही आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 80-90 के बीच में और 90-2000 के बीच में जो है वो प्रतिशत वृद्धि जो है वो 20% है। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये और बहुत इजी था। 4 राशियां ऐसी हैं जिनका समांतर माध्य एम वही है जो प्रथम 3 राशियों का समांतर माध्य एम है। चौथी राशि क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला दिया हुआ है sum of the first 3 quantities, and second one is am of the first 3 quantities, third one is sum of the first 3 quantities and sum of the first 3 quantities। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो सॉल्व करके तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि मान लिया 3 राशियों का समांतर माध्य x है तो 3 राशियों का योग जो है वो 3x हो जाएगा। अब 4x माइनस 3x करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर x। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 2 संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योगफल से अधिक है तो क्या होगा? 2 संख्या ऋणात्मक होगी, यथार्थतः दोनों संख्या में एक संख्या ऋणात्मक है, दोनों में से कम एक संख्या ऋणात्मक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप कुछ एग्जांपल्स लेकर के चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन है 17 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ है पैलिंड्रोम एक ऐसी संख्या है जो बाईं और दाईं ओर दोनों ओर से समान पड़ी जाती है। उदाहरण के लिए 23732 में 10 और 10 के बीच में पैलिंड्रोमों की संख्या क्या है? ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 100, 100, 99 और 90। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपके हो गए, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, 17 में बी ऑप्शन जो है वो 100 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम, टोटल हमारे हो गए 17 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 18 अगर इसको आप देखना चाहो तो इसको आप निकालोगे तो 10 से 100 के बीच में जो पैलिंड्रोम आएगा वो 11 आएगा, 22 आएगा, 99 आएगा। तो इट मीन्स 9 आप डिजिट्स, इट मीन्स 9 संख्याएं जो है वो आप देख सकते हो। 101 से 200 के बीच में अगर पैलिंड्रोम देखोगे तो इसी तरीके से 10 आएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो ये जो टोटल नंबर दिया हुआ था। तो एक बार इस तरीके से आप काउंटिंग करोगे। 18 हो गया आपका 1 से लेकर 300 तक सारे पूर्णांक लिखने में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो ये भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 300 के बीच में 1 का प्रयोग, तो 1 से 100 के बीच में अगर देखो तो 21 बार आता है। 101 से 200 के बीच में देखोगे तो 119 बार आता है। 201 से 301 के बीच में, 300 के बीच में आप देखोगे तो 20 आता है। तो मतलब टोटल को ऐड कर लो तीनों को तो आपका हो जाएगा 160। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 27 से 93 तक इन दोनों पूर्णांकों को अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार कीजिए। इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे 27 से लेकर के 93 तक, पहली बार तो कितने नंबर से वो हमको नहीं पता, तो पहले निकाल लो। ए जो है ए है 27 और अंतिम संख्या कितनी है 93, तो एल जो है 93 हो गया। अब इनके बीच में गैपिंग कितनी है? तो 27 के बीच में 27 से 28 के बीच में आओगे तो एक एक की गैपिंग होती जा रही है ना। तो आपका ये है गैपिंग डी इक्वल टू आपका, इट मीन्स जो अंतर है वो आपका डी जो है निकल गया वो 1। अब फार्मूला होता है एल निकाल, इट मीन्स एन अगर निकालना है, अगर आपको नंबर निकालने हैं एन, तो आप फार्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करो और बाकी सारे नंबर्स पुट करने के बाद आपका एन के वैल्यू जो है वो 67 आ गया है। लेकिन आपसे पूछा है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पदों के योग के लिए हम फार्मूला ये लगाते हैं n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगेन आपको वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो फाइनल अतः समांतर माध्य जो आएगा वो 60 आएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको टाइम मैथ में लगाना ही पड़ेगा, पर इतना भी ज़्यादा एडवांस लेवल का मैथ नहीं है। 20 नंबर, लेकिन हम जैसे जैसे देख रहे हैं ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन जो है वो बढ़ रहे हैं। इट मीन्स थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो इतना ईजी भी हमें सोच करके नहीं जाना है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 18 से 40
आयु वर्ग में ही होना चाहिए बिल्कुल। अगर 40 से ज़्यादा एज का है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ में ना पेंशन से रिलेटेड, अटल पेंशन से तो खास करके 3 से 4 साल जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। सेम क्वेश्चन नहीं है बट स्कीम सेम है, वो स्कीम से बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। सेकंड में आते हैं, लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही पेंशन, बिल्कुल मतलब जमा होता है 18 से 40 तक, लेकिन मिलता है जो प्रॉफिट मिलता है वो 40 के बाद, इट मीन 60 के बाद मिलता है। किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। लाभार्थी को किसी नॉमिनी की अनुज्ञा नहीं, नॉमिनी भाई जरूरी है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। 1 2 3 यानी जो है वो सही हो जाएगा। तो देख लो कहाँ पर है 1 2 3, इट मीन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा का है तो उसको क्या क्या मतलब होगा, उसके क्राइटेरिया थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दे वो केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मंत्रियों का तो हेड है ना। अगर वो मंत्रियों का हेड है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही होगा। उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का भी अगर मेंबर है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कैसे? अगर आप, मैं एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो अपने मनमोहन सिंह जी को देखो, मनमोहन सिंह जी जो थे वो राज्यसभा के तो मेंबर थे और वो जो है आराम से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। वो लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता। ये कहाँ का रूल है? अगर वो प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, देश का हेड है, एक तरीके से पूरे मंत्रिमंडल का हेड है, तो वो क्यों नहीं बोलेगा बजट पे? ये भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने मत पक्ष में मत नहीं दे पाए, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ये जो है ये मतलब अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के मेंबर जो है वो उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो डी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पर आते हैं एंड 22 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो ये 1935 से ही, तो देखो ब्रिटिश संविधान है तो 1935 के बीच बाद अगर हम कोई संविधान बोलेंगे कि कहाँ से ज़्यादा हमारा संविधान जो है वो प्रभावित है तो वो ब्रिटिश से है। यूएस जो है, यूएस से अगर हम देखें जैसे मूल अधिकार है, हमारी प्रस्ताविका है, ये सब हैं तो प्रभावित, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि 1935 का एक्ट है। यूएन का घोषणा पत्र ये तो कदापि नहीं होगा, ठीक है। यूएन से हमारा और यूएन में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। इवन यूएन जो है वो काफ़ी बाद में संस्था बनी है, तो 1935 एक्ट जो है उसके काफ़ी सारे प्रावधान जो है वो इंडिया में हमारे संविधान में लिए गए हैं। माल्यमत समिति जो है 2003 में किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार करती है, तो ये जो है न्यायिक दंड प्रक्रिया संहिता के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये 2002 में बनी थी ये समिति। इसके बारे में अगर आप देखना चाहो तो ये आपका दिया हुआ है कि 24 नवंबर 2002 को ये समिति जो है वो गठित करी गई थी। इसने 158 सुझाव जो दिए थे। नेक्स्ट है, भविष्य निधि योजना की हानियां क्या है। देखो जो ये प्रोविडेंट फंड स्कीम है ना, इससे क्या लॉस होता है, तो कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाले जोखिमों के लिए धन अपर्याप्त होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 सेकेंड, तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 24 नंबर के बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो 24 का पहला बिल्कुल सही है। 24 का दूसरे में अगर हम आएंगे तो दूसरा आपका कहता है कि इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इट जनरेट फोर्स्ड सेविंग दैट कैन बी यूज फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, तो ये नहीं है, ये आपका नहीं सही होगा। तो मतलब 1 और 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, बिसाइड, नेक्स्ट क्या दिया है, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिसके लिए पौधों को आनुवंशिक इंजीनियरिंग किया गया है। तो पहला है उन्हें जलाभाव से बनाना, बिल्कुल है। जब आनुवंशिक इंजीनियरिंग की जाती है यानी कि जब उनमें ना जेनेटिकली जो है इंजीनियरिंग किया जाता है, ये पौधे जो है आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, तो क्या होता है इनको सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है। तो पहला तो सही है। टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो सही है। उन्हें अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष स्टेशनों में उगने तथा प्रकाश संश्लेषण, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष के लिए कहाँ, अंतरिक्ष में तो अभी मनुष्य के सर्वाइवल की बात कर लें, प्लांट की बाद में करेंगे, ठीक है। उनकी निधानी आयु शेल्फ लाइन को बढ़ाना, तो अच्छा अगर एक ऑप्शन आप काट रहे हो तो देखो आपका कहीं से बन रहा है क्या, तीसरा ऑप्शन जो है वो अगर आपने काटा तो तीसरा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि 1, 2 एंड 4 ऑप्शन भी जो है आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये आपका रहा 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं एंड 26 नंबर आप देख सकते हो, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। कंज्यूमर गुड एंड सर्विस
ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा है गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, एंड तीसरा है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हें जीएनपी में शामिल किया गया है। तो देखो 1 2 3 1 2 4 आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन सारे के सारे ऑप्शन 1 2 3 4 सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड 27 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वितरण के सिद्धांत, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी की अंतर वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। पहला है अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आय का वितरण, दूसरा है केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच का आय का वितरण, तीसरा संपत्ति तथा आय के न्याय संगत वितरण का नियम, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन दी ओनर ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज। सही है, बिल्कुल ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 28 में आते हैं, दिया हुआ उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि पहला है यह किसी उद्यम की लाभप्रदता का फलन है, दूसरा है 28 के अगर दूसरे ऑप्शन में आते हैं हम तो ये आपका हो जाएगा यह पूरक, इट डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ कम्प्लीमेंट्री फैक्टर, तीसरा है इट स्टेम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, चौथा है इट अराइजेस आउट ऑफ मीन्स बीइंग स्केयर इन द रिलेशन टू वांट्स। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 29 नंबर में, जब भी देश का कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करते हैं तो वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं। पहला ऑप्शन है वे बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर एक सर्वसामान्य बाह्य प्रशुल्क स्थापित कर देते हैं, दूसरा है वे बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं, तीसरा वे अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से होने वाले आयातों पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं, चौथा है प्रत्येक देश बाहरी देशों में होने वाली आयातों पर अपने प्रशुल्क तथा कोटा के समुच्चय को बनाए रखता है। देखो ये सही है। यहाँ पर क्या कह रहा था, देखो ऐसे ही आप काट सकते हो, सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देंगे, ये तो कहीं से भी नहीं हो। वे बाहरी देशों में होने वाले आयातों पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं। अगेन एक्सट्रीम वर्ड को आपको सीधे हटा देना है। वे बाहरी देशों में होने वाले आयातों पर एक सर्वसामान्य बाह्य प्रशुल्क, सर्वसामान्य कैसे हो जाएगा भाई प्रशुल्क जो है वो, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हमारा रहा 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है क्या दिया है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों को शीघ्र निकासी सुनिश्चित करना, दूसरा है निकासी क्लियर किए गए वास्तव के कार्यान्वयन का आवधिक पुनरीक्षण करना, और तीसरा है FDI के संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए एक समय पर आवश्यक समझे गए अन्य सभी क्रियाकलाप करना, एंड चौथा आपका दिया है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से गठित किए जा रहे FIPC के साथ अन्योन्य क्रिया करना। तो इसका आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट मीन सबके सभी ऑप्शन जो है वो सही हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर आंसर को देने की कोशिश करिएगा। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। बाकी आने वाले क्लासेस में जो है वो हम पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो, इट मीन्स 120 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ और भी है, सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दिया करिए और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।